यहाँ पर दलित समुदाय से कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करेंगे। और मुसलमान कितने हैं? देखिए, मैं दो चुनाव पहले गया था गुजरात, उस समय मैं पत्रकार था। वो मेरे एक दोस्त मिले, उनका नाम है वकार, मुसलमान है वो, और उन्होंने बताया कि हमसे उनके साथ पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की ने पूछा, एमए की पढ़ाई लोग साथ करते थे, कि आप लोग जो गोश्त खाते हैं मुसलमान लोग, वो वैसे ही खाते हैं जैसे डिस्कवरी टीवी पे दिखाता है जानवर खाते हैं। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे दिखाता है शेर हिरन को दौड़ाते हैं। एमए में पढ़ने वाला छात्र 20-22 साल का तो होगा, क्यों 22 साल का होगा। इस सवाल से मुझे एक बात समझ में आई कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए सत्ता में है क्योंकि दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। जानेंगे कब? जब आप साथ बैठेंगे तभी तो जानेंगे। जब साथ नहीं बैठेंगे तो नहीं जानेंगे। अब जैसे बच्चों चुप रहो, वाले किसी के भी बारे में बता देते हैं, फलाने जो है इनकी बाबर की औलाद, औरंगजेब से शजरा जोड़ देते हैं। अब इनके मोहल्ले के जो हिंदू होंगे वो तो नहीं मानेंगे कि औरंगजेब के परिवार के हैं या किसी के परिवार। तो भाजपा की ताकत यही है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं बैठे। मेरा मानना है कि अगर इस देश में 1 लाख गांव हैं, उन 1 लाख गांव में से अगर 50% यानी 50,000 गांव में भी हिंदू और मुसलमान इस तरह बैठ जाए, भाजपा हार जाए। जरूरत है साथ बैठने। इसीलिए हम लोगों ने पिछले दिनों लखनऊ में मुख्यालय पे मीटिंग की और तय किया कि हम लोग अगले 10 दिनों तक 15 से 25 जून तक दलित बहुल मोहल्लों में, खासतौर से चाय की दुकानों पे, संविधान के ऊपर मंडरा रहे खतरे पर बात करें। थोड़ा हम लोग बात करें कि आखिर संविधान में क्या खतरा। देखिए, बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संसद के अंदर एक भाषण दिया। वो आखिरी भाषण था संविधान के निर्माण से पहले। आपने फोटो देखा होगा, बैठिए। आप लोगों 49 को आखिरी भाषण संविधान सभा का, संविधान बन गया तो आखिरी भाषण बाबा साहब ने दिया और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो अभी मानवीय सिंह जी ने और भी कोई वक्ता भी एक बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये संविधान फेल हो जाता है तो इसके लिए अब तो अंग्रेज भी नहीं है कि हम उनको दोषी ठहरा सकते हैं। अगर संविधान कमजोर होता है, संविधान पर हमला होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेही हमारी अपनी है। ठीक है, संविधान के बारे में आप सब जानते हैं। हम भारत के लोग, ये हमने बनाया है और खुद को आत्मर्पित किया है। एक आखिरी लाइन देखते हैं, तो इसको बनाने वाले भी हम हैं और बचाने वाली जिम्मेदारी भी हमारी। ठीक है, अब देखिए क्या खतरे में। यहाँ जो दलित समाज के लोग हैं उनको शायद ये बात मालूम हो। मैं तो अभी आगरा, अलीगढ़, ये सब दलित बहुल जिले हैं। कौशाम्बी, पासी समुदाय के बहुत लोग हैं, दलित समाज से आते हैं पासी लोग। मैंने वहाँ काफी मीटिंगें की
और एक बात मुझे समझ में आया कि कांशी राम जी के जाने के बाद बसपा का जो मिशन का काम था वो काम उनका बंद हो गया। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्या आपको मालूम है कि जो एक कानून था जिसमें ये बनाया गया था नियम कि एक दलित की जमीन कोई गैर दलित नहीं खरीद सकता है, ये कानून खत्म हो गया है, क्या आपको मालूम है? लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये कानून खत्म हो गया, जबकि ये कानून मई में खत्म हुआ था और हर जिले में इस पे ज्ञापन भी आप लोग दिए थे। अब देखिए, जब तक कांशी राम जी थे बसपा का मिशन का काम चलता रहता। उस समय अगर ये खत्म हुआ होता और 1 महीने 2 महीने बाद कोई जाता मेरी जैसा आदमी, तो सारे लोग बताते कि ये हम जानते थे। सच्चाई है कि नहीं? अब ये कानून खत्म हो गया। इस कानून में क्या है पता है आपको? इस कानून में ये लिखा हुआ था कि भैया बच्चों सुनो यार, बाबा साहब की मूर्तियां खूब लगवा दी, विचारों से बहुत मतलब नहीं है। किसी को खत्म करना हो तो उसकी मूर्ति बना दीजिए और खत्म हो जाए। विचार का मतलब नहीं रहेगा। सब लोग आएंगे करेंगे, फिर जाके उधर चिल्लाएंगे, शुरू मचाएंगे, सुनेंगे नहीं। 1951 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था जिसको कहते हैं जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था। इस कानून में ये तय किया गया था, आपको मालूम है कि जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो जमीनें लेकर के, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, जमींदारों से जमीनें लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भूमिहीन लोगों में बांट दी। भूमिहीन कौन होता है? मनुवादी वर्णवादी व्यवस्था में जो शूद्र हैं, जो 4 वर्णों से बाहर हैं, उनको जमीन रखने का अधिकार नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी उन्मूलन किया और जमीनें लेकर के दलित लोगों को बांट दी। ठीक है, लेकिन जानते थे उस समय के लोग, नेहरू, भगत सिंह, तमाम लोग जानते थे, नेहरू और अंबेडकर और सरदार पटेल, सब लोग जानते थे कि अगर कानून नहीं बनाया गया तो किसी भी दलित के पास जमीन नहीं रह पाएगी। मजबूत जाति कहे जाने वाले लोग वो जमीन उससे छीन लेंगे। सच्चाई है कि नहीं? तो कांग्रेस पार्टी ने 3 शर्तें लगा दी। उसमें यह था कि एक दलित की जमीन कोई दूसरा दलित ही खरीद सकता है, गैर दलित नहीं खरीद सकता। और 3 शर्तें लगा दी जिसपे डीएम साहब को लिख करके देना होगा। उन्होंने शर्त लगा दी कि दलित की जमीन गैर दलित तभी खरीद सकता है जब जमीन बेचने के बाद भी दलित के पास 3 एकड़, 3.25 एकड़ जमीन बचे। दूसरी शर्त ये लगा दी गई कि या तो उनके घर में किसी को जानलेवा बीमारी हो जाए, कैंसर, टीबी टाइप का, और इलाज कराने के लिए जमीन बेचना बहुत जरूरी हो। लेकिन उसमें एक शर्त ये भी जोड़ दिया कि जमीन गैर दलित तभी खरीद सकता है बीमार परिवार से जब उस बीमार परिवार में कोई वारिस न हो। यानी कि अगर कोई बच्चा है, घर में लड़की है, तो आप जमीन नहीं ले सकते। तीसरी शर्त ये लगा दी गई कि या तो वो परिवार किसी दूसरे राज्य में जाकर के बस जाए, हरियाणा में चला जाए, राजस्थान में चला जाए। इस कानून के वजह से दलितों को जमीन मिली जिन पे उन्होंने घर बनाए, खेत बनाए, और धीरे 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 एक मध्यम वर्ग दलित तबके में पैदा हुआ। इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो उन्होंने फिर से जमीन का पट्टा। भारतीय जनता पार्टी ने मई के महीने में योगी की सरकार ने
इस कानून को खत्म कर दिया। अब बाध्यता हटा दी। अब कोई भी किसी दलित से समझा करके, बेवकूफ बना करके, धमकी दे करके, थाने से दबाव डलवा करके, घर के किसी आदमी का अपहरण करके, दबाव बना करके जमीन लिखवा सकते। अब सोचिए, संविधान पे जब हम खतरे की बात करते हैं तो वो खतरा किसी किताब में लिखे हुए इन लाइनों पर नहीं होता है, वो खतरा होता है आपकी जमीन। अब ये बात कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए? मीडिया में, टीवी पे तो बहस ही नहीं हो रही है। अभी कार्यक्रम से पहले एक पत्रकार हमसे बाइट मांगे हैं, किस चीज पे? इस मुद्दे पे नहीं। योगी जी ने कहीं बोला है कि पाकिस्तान में बहुत गरीबी आ गई, कहीं गया है भाषण देने, तो टीवी पे तो ये दिखाया नहीं जाएगा कि दलित की जमीन छीनी जा रही। हमारे पास अखबार नहीं है दलितों को बताने का। ये सब काम जो बहुजन समाज पार्टी करती थी, मान्यवर कांशी राम जी के मरने के बाद ये काम भी बंद हो गया। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो जब संविधान पे हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ बैठ के चर्चा ही नहीं करना है, इस बात को जा करके आम गरीब दलित आदमी को भी बताना है। बात समझ में आई? ये कानून क्यों लाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है कि संविधान को बदल देगी, संविधान खत्म कर देगी। भाजपा के लोग बयान देते हैं संविधान खत्म करने का मतलब आप बाबा साहब को खत्म करने की धमकी दे, यही तो इसका मतलब हुआ। संविधान में संशोधन का मतलब आप बाबा साहब के विचारों में घाल मेल कर रहे हैं, यही तो इसका मतलब हुआ। अब ये बात कैसे जनता तक पहुंचेगी? ये जो मंच पे बैठे हैं, सिर्फ इनकी जिम्मेदारी तो है नहीं कि जाकर के बताएं लोगों को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 25 नवंबर 1949 को संसद के अंदर जो बाबा साहब ने कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ होता है, संविधान कमजोर पड़ता है, तो इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार हम हो। तो जब हम संविधान पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो इसका मकसद यही है कि हर एक नागरिक को, जिसने इस संविधान को बनाया और खुद को अर्पित किया, ये उसकी जिम्मेदारी है कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़े। संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? दरअसल जब संविधान बन रहा था तो उस समय आरएसएस ने, भाजपा ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। आप अगर नेट पे जाएं, किताबों को पढ़ेंगे तो मिलेगा, एक कार्टून भी आपको मिलेगा। मैं चाहूंगा कि अगला जो भी कार्यक्रम हो, वो कार्टून भी इस पर हम लोग लगा करके दलित समुदाय के बीच बात करें। एक कार्टून अगर आप टाइप करेंगे मोबाइल पे तो उसमें दिखेगा कि रावण की शक्ल में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब लोगों को भाजपा ने अपनी पत्रिका में जो कार्टून बना था उसमें रावण की तरह दिखाया है। 10 सर है और आरएसएस का एक आदमी उनको धनुष। ये कार्टून आप लोगों ने देखा है? आपने देखा? अब ये हमको चाय की दुकानों पर जाकर के बताना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या है। बात समझ में आ रही है? जब संविधान पे खतरे की बात है मित्रों, तो ये सिर्फ किसी किताब के किसी पहले पन्ने पे ही खतरा नहीं है, आपकी जमीन पर भी, आपकी जमीन पे खतरा है। और जो आतिफ भाई हैं, वसी भाई हैं, शोएब भाई हैं, इनके जैसे जो नाम वाले हैं, उनके तो जान पे ही खतरा है। बात समझ में आ रही है? अभी बात चल रही है
दलित और मुसलमान एक साथ आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जहर बोया है कि दलित भी भाजपा के झांसे में आ गया। सच्चाई है कि नहीं? आपकी जमीन छीन रहे हैं, कानून बना रहे हैं आपकी जमीनें छीनने के लिए। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये तो पूरा अवध का बेल्ट है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, उधर में जाता हूँ तो पता चलता है कि भाजपा ने 2019 में 14 में दलित समाज के कम पढ़े लिखे लोगों को बताया था कि मुसलमानों को मोदी जी पाकिस्तान भेज देंगे तो उनकी जो जमीन है, खेत है, घर है, हम तुमको दे देंगे। पता नहीं इधर चला था कि नहीं, हमारे तरफ बहुत तो आपकी जो जमीन है, आपका जो अधिकार है, वो तो आपसे छीना जा रहा है। और आपको बता दिया गया है कि जो खालिद भाई है, वसी भाई है, इनका जमीन आपको मिल जाएगा। है कि नहीं? ये लालच में पड़ोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ना ये जाएंगे ना ये जाएंगे, नुकसान किसका होगा? दलित समाज। ये हमको समझना होगा। मुसलमानों से क्या झगड़ा है दलितों का? मंदिर में आपको घुसने से, पूजा करने से मुसलमान रोकता है क्या? मुसलमान रोकता है? बाबा साहब का मूर्ति मुसलमान तोड़ता है क्या? जो खबर पर छपती है कि हाथ तोड़ दिया तो चेहरे पे काली तोड़ दिया, ये मुसलमान लोग करते हैं क्या? कोई दलित अगर घोड़ी पे बैठ के बेचारा अपनी शादी में जा रहा है तो उसको पीटने वालों का नाम अखबार में देखिए, वो मुसलमान नाम नहीं होता। संविधान को बदलने का काम कौन कर रहा है? कौन मांग कर रहा है? दिल्ली में संविधान की प्रति चलाने वाले तो मुसलमान नहीं थे। आपके आरक्षण का विरोध मुसलमान करता है क्या? कोई तो झगड़ा नहीं है। तो भी लालच में आप पड़ गए कि बैठे बैठाए खालिद भाई का, वसी भाई का, शुएब भाई का जमीन मिल गई। इन्होंने क्या किया? आपको तो इसका लालच दिया, कुछ लोगों को 15 लाख का लालच दिया, यही तो किया। हमारी कोशिश है कि हम लोग एक साथ बैठ करके बात करें। अब समझिए दूसरी बात जो बहुत जरूरी है। मैं आज अखबार में जब यहाँ बैठा था बगल में, तो मैंने एक खबर पढ़ी, उसकी गंभीरता समझिए बहुत जरूरी। आजकल मुसलमानों को डराने के लिए बात हो रही है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? इस देश में ये बच्चा है, ये लाल टी शर्ट वाले, चुप रहो। आप जानते हो क्या है? ये बोलोगे क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों लागू करने की बात हो रही? और जब इसमें बात हुई थी तो अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये जानना बहुत जरूरी। आज मैंने एक खबर पढ़ी, मेरे उसमें ब्राउजर में खुला होगा, एक फर्जी खबर चलाई जा रही है आजमगढ़ या कहीं की, ठीक है? उसमें खबर क्या है? दलित हिंदू युवती 6 मुस्लिमों का गला काटकर हुई फरार। खबर चल रहा है और खबर में लिखा गया है कि धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं 6 मुस्लिम युवकों का एक दलित लड़की ने गर्दन काट दिया और मंदिर में जाके काली लिया, किसी के मंदिर में चढ़ा दिया। ये फर्जी खबर चलाई जा रही है। यूपी पुलिस कह रही है कि ये फर्जी खबर है, वो चलाई जा रही है भाई धर्मांतरण पे बात। और वो भी दलित युवती का नाम क्यों लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है कि जो भी दलित समुदाय का पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने बाबा साहब की मूर्ति के आगे सिर्फ फोटो नहीं, माला नहीं चढ़ाया है, कुछ किताब भी पढ़ा है, विचार भी जानता है, उनको मालूम है कि संविधान सभा के अंदर जब बहस हो रही थी तो उन्होंने इस बात को 2 दिसंबर 1948 को अपने भाषण में कहा था कि इस देश में कभी भी कॉमन सिविल कोड जैसा कुछ लागू नहीं हो सकता, ये व्यवहारिक नहीं है, चाहे देखने में कितना अच्छा लगे। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि इस देश में तमाम संस्कृतियां हैं,
शादी ब्याह के तमाम कानून हैं अलग अलग मजहबों के। हिंदुओं में तो सबसे ज्यादा इनका विरोध है। उस समय अम्बेडकर ने कहा था कि इसको लागू करने के बारे में सोचने वाली कोई भी सरकार एक बेवकूफ सरकार, मैड गवर्नमेंट, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, एक पागल सरकार मानी जाए। तो ये बात जब दलित सुनेंगे कि भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है और अम्बेडकर का विचार ये था, तो दलित समुदाय के लोग भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। इसीलिए इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ एक दलित महिला ने 6 लोगों का गर्दन काट करके किसी मंदिर में चढ़ा के फरार भी हो। क्यों चला? ताकि एक माहौल बनाया जा सके यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इस देश में एक संस्था होती है, उसको कहते हैं लॉ कमीशन। उसका काम होता है सरकार को हर 3 साल पे वो बनता है, उसका काम होता है सरकार को राय देना कि क्या कानून बनना चाहिए, क्या कानून नहीं बनना चाहिए। जो 21वां लॉ कमीशन था, उसने कहा था कि इस देश में इस तरह के किसी कानून की जरूरत नहीं है। उसने कहा था कि दुनिया के हर देश अपनी विविधता को गर्व से मना रहे हैं, इसलिए इस तरह के किसी कानून की जरूरत नहीं। उन्होंने सरकार की मंशा के खिलाफ रिपोर्ट दी। जब वो रिटायर हो गए, लॉ कमीशन में कोई भी नई नियुक्ति नहीं हुई। फिर अचानक 2 जजों का नाम आया कि ये लोग लॉ कमीशन के मुखिया हो। देखिए, थोड़ा टेक्निकल बात है, लेकिन राजनीति करनी है, समझना है गहराई से संविधान पे मंडराते खतरों को, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। 2 लोग हैं, एक जज है जो इसका हेड है, चेयरमैन है, उसका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी के फैसले अगर आप सुनेंगे, कर्नाटक हाई कोर्ट के जब ये चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा था कि लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनने पे रोक लगनी चाहिए। हिजाब किसका मुद्दा है? ये तो भाजपा का मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा। टोपी, हिजाब, बुर्का क्या पहन रहे नहीं है, आपको एजुकेशन मिले, नौकरी मिले, ये हमारा मुद्दा। तो जज साहब ने ये फैसला सुनाया। दूसरे एक जज हैं केटी शंकरन, केरल हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा कि पूरे केरल में लव जिहाद के मामलों की जांच होनी चाहिए। ये तो भाजपा की फैक्ट्री में इजाद हुआ शब्द है। जज साहब ने उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की और इस तरह से भाजपा को 2 ऐसे जज मिल गए जो लगा कि बहुत प्रतिभावान है, हमारे काम के हो सकते। तो उनको लेकर के लॉ कमीशन बना दिया गया और ये लॉ कमीशन इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे देश को बांटने का काम कर रहा है। इसमें सबसे बड़े हथियार बनाए जाएंगे दलित। इसीलिए दलित समाज के लोगों को ये सब बातें जाकर के समझाना बहुत जरूरी है कि संविधान पे संकट क्या है। बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या बोला था, ये हमको जाकर के उनको बताने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, उस दिन इस देश में जो दलित हैं उनकी स्थिति फिर से गुलामों जैसी हो जाएगी। ये बाबा साहब का कोटेशन। आगे हम लोग जो भी कार्यक्रम करें, बाबा साहब का ये कोटेशन लिख करके चले, लोगों को बताएं कि इस देश में सैकड़ों लोगों ने शहादत दी, अंग्रेजों से लड़े, फांसी पे चढ़ गए। उसमें एक भी आदमी ने मुस्लिम राष्ट्र के लिए या हिंदू राष्ट्र के लिए शहादत नहीं दी थी। एक भी आदमी ने मुसलमान राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र या पंजाबी राष्ट्र के लिए, सिख राष्ट्र के लिए शहादत नहीं दी थी। ये हमको आम लोगों को बताना होगा। आपके पास बस 8 महीने, 8-9 महीने में चुनाव होगा और ये चुनाव नहीं होगा। एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग होंगे, दूसरे तरफ वो लोग होंगे जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं,
आरक्षण के विरोधी होते हैं। तो नेताओं के लिए प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई हो सकती है, लेकिन आम दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया है ताकि जा करके लोगों को अवेयर कर सके, बता सके। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि वास्तव में संविधान बचना चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, नागरिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, धार्मिक जिम्मेदारी भी है कि आप इन बातों को जा करके लोगों को समझाएं। यही हम लोगों का मकसद था। आप लोगों ने गौर से सुना, शुक्रिया।